इंडिया की पॉलिटिक्स में मेजरली दो ही पार्टी दिखती है। एक तरफ बीजेपी का नैरेटिव है जो कहता है कि 2014 से पहले देश आजादी नहीं था, आजादी तो हमें ऐसे ही दे दी। तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वाज हियर, फोटो नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस का नैरेटिव है जो कहता है नहीं भैया, चौकीदार भागीदार नहीं है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। दोनों पार्टीज में कितनी राइवलरी है ये तो पता नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो एक दूसरे को गालियां दी जाती है और बाहर एक दूसरे को गले लगाया जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, बल्कि डेटा देकर समझेंगे पिछले 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने क्या क्या किया है, किसने देश को दिखाए हुए सपने पूरे किए और कौन पलट गया। We will compare both the parties based on 6 key parameters and give scores accordingly. Segment 1, economy. 2014 का सबसे बड़ा प्रॉमिस था स्विस बैंक से ब्लैक मनी वापस आएगा और सबके अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर होंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। 2014 से लेकर 2026 आ गया है, कितना पैसा आया आपको भी पता है और मुझे भी। डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500,000 के नोट्स बंद हो गए, पर इससे एक्चुअली हुआ क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक स्विस बैंक अकाउंट का कोई रियल डेटा पब्लिक डोमेन में क्लियर हुआ ही नहीं। उल्टा रिपोर्ट्स आती है कि इंडियंस का पैसा स्विस बैंक में बढ़ गया है और अभी भी बढ़ते जा रहा है। बढ़ तो डॉलर का रेट भी रहे, तो उसका भी बात कर लेता है कि कितना बढ़ा और कैसे बढ़ा। जब बीजेपी पावर में आई थी तब डॉलर 60 के आसपास था, आज डॉलर 90 क्रॉस कर चुका है। इज आवर कंट्री बिकमिंग ग्लोबल और आवर करेंसी बिकमिंग लोकल? भाई प्लीज कंफ्यूजन क्लियर कर दो। मई 2004 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, $1 की वैल्यू थी 45 रुपीस, और जब 2014 में पावर शिफ्ट हुई तो डॉलर 60 का हो गया, और आज 2025 में वही डॉलर 90 क्रॉस कर चुका है। तो डिफरेंस क्लियर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो इंडिया के टाइम में रुपए ज्यादा गिरा है। यूपीए के टाइम इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में था, इंडिया ने इसे 4 to 5% में कंट्रोल किया, लेकिन इसके पीछे एक हिडन फैक्टर है। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $110 पर बैरल था, मगर इंडिया का टेन्योर में वही ऑयल गिरकर $46 पर बैरल हो गया। लॉजिकली देखा जाए तो पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए था, पर हुआ क्या? गवर्नमेंट ने बेनिफिट करने की जगह एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जो पेट्रोल तब 60 का था वही आज 100 से ज्यादा है। कहते हैं हम टैक्स लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पर हमारे देश की रोज की कंडीशन देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा। आज ये टाइम आ गया कि नॉर्मल डिग्रीज तो छोड़ो, एमबीबीएस और आईआईटी प्रोफेशनल्स भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में 83% यूथ अनएम्प्लॉयड है। यूपीए के टाइम में ग्रोथ कम थी और इन्फ्लेशन भी हाई था, और इंडिया के टाइम पर ग्रोथ है पर हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिख रहा है। कंसिडरिंग की पॉइंटर्स, कांग्रेस को +1। रीजन सिंपल है, कांग्रेस के टाइम इन्फ्लेशन जरूर था लेकिन लोगों के पास जॉब्स थे। बीजेपी के टाइम पर हमने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग तो ले लिया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड टूट चुका है और डॉलर 90 रुपीस टच कर रहा है। स्कोर कांग्रेस 1 और बीजेपी 0। सेगमेंट 2, पावर। यूपीआई एरा में डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम थी, पूरी पॉलिटिक्स बस एक ही फैमिली हैंडल कर रही थी। मनमोहन सिंह, जिसे कोalition धर्मा कहते थे, वो रियलिटी में एक मजबूरी थी। गवर्नमेंट बचाने के लिए एलाइज को खुश करना था। डीएमके के पास टेलीकॉम मिनिस्ट्री थी और रिजल्ट था 2G स्कैम। जब डिसीजन लेने वाले 10 अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे तो पॉलिसी पैरालिसिस होना तो पक्का है। बट वहीं बीजेपी के पास मेजॉरिटी सीट्स होने के वजह से पावर सेंट्रलाइज्ड है, जिसे डिसीजन मेकिंग के लिए कोalition पार्टी के सामने झुकना नहीं पड़ता है। सो बीजेपी को +1, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पॉलिसी पैरालिसिस था, जहां डिसीजन लेने में सालों लग जाते थे क्योंकि कोalition मजबूरी थी। बीजेपी ने दिखाया कि डिसाइसिव लीडरशिप क्या होता है, where decisions were much faster with full control of the government. So score Congress 1, BJP 1. Segment 3, scams.
स्टार्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी से। इनकी स्कैम्स की रिकॉर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, ए से लेकर जेड तक। ए फॉर आदर्श, बी फॉर बोफोर्स, सी फॉर CWG से लेकर 2G तक। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऐसा कोई अक्षर नहीं छोड़ा अल्फाबेट का जिस नाम से घोटाला ना कराओ। ए फॉर आदर्श स्कैम, बी फॉर बोफोर्स स्कैम, सी फॉर CWG स्कैम, डी फॉर देवास स्कैम, ई फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम। नंबर्स देखें, 2G स्कैम में 1.76 लाख करोड़ का लॉस, कोल स्कैम में 1.86 लाख करोड़, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो 4000 का टॉयलेट पेपर तक परचेस हुआ। उस टाइम की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही थी कि करप्शन wasn't just a glitch of the system, it was becoming the system itself। पब्लिक क्वेश्चन रेज कर रही थी, सफर कर रही थी, अन्ना हजारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट स्कैम्स के ट्रैप में स्टक थी। कांग्रेस का टाइम ओपन लूट का टाइम था। 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट कटाकट कटाकट। अब आते हैं 2014 के बाद गोल्डन पीरियड पर। नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन डेटा बताता है कि खाने का तरीका बदल गया है। अब करप्शन रिटेल में नहीं, होलसेल में होने लग गया। एनडीए पर एलिगेशंस लगे कि ये गवर्नमेंट के 2 बड़े रिच फ्रेंड्स हैं, अदानी और अंबानी, जिनको एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स की टेंडर दिए जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यूपीए का मॉडल था फैमिली पार्टी, जहां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके लैंड डील्स में क्लियर बेनिफिट कमाया गया। पब्लिक चूज करे तो करे किसे, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखने वाले को या अपनी फैमिली के ध्यान रखने वाले को। एंड इन बोथ केसेस नोबडी केयर्स अबाउट पब्लिक। एनडीए पर एलिगेशंस है 1 रुपी लैंड डील का, जहां बिहार में गवर्नमेंट ओन लैंड इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत कम रेट में दे दी गई। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी लैंड स्कैम्स इसका प्रूफ है। दोनों तरफ पब्लिक एसेट्स पर बेनिफिट स्पेशल लोगों को मिल गया। स्क्रिप्ट सेम है, सिर्फ एक्टर्स अलग हैं। जो जमीन गरीब किसान की थी, जो रिसोर्सेस पब्लिक के थे, वो डेवलपमेंट के नाम पर फ्रेंड्स और फैमिलीज को गिफ्ट कर दिए गए। बीजेपी को +1 क्योंकि कांग्रेस के स्कैम्स ओपन लूट की तरह थे, जिन्होंने देश की इंटरनेशनल इमेज खराब की और सिस्टम को हिला दिया। बीजेपी के टाइम करप्शन खत्म तो नहीं हुआ, बट दे हैंडल्ड इट बेटर। So score is Congress 1 and BJP 2. Segment 4, press conference and accountability. मीडिया डेमोक्रेसी की 4th पिलर मानी जाती है। इसका काम है पावर में आए पार्टी से क्वेश्चन करना, मगर आजकल तो सवाल ऐसे होते हैं। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। आज मीडिया नैरेटिव सेट करती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साइलेंट पीएम थे, उन्हें म्यूट बोल के मजाक उड़ाया गया। लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि अपने 10 साल का टेन्योर में उन्होंने 117 बार मीडिया को फेस किया। जर्नलिस्ट उनसे स्कैम्स, इन्फ्लेशन और पॉलिसी पैरालिसिस पर क्वेश्चंस पूछते थे। मनीष छिब्बर ने उनको सामने से बोला था, लोग कहते हैं आप वीक पीएम हैं। डॉक्टर सिंह का जवाब था, हेलो सर, मनीष छिब्बर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। Sir, the BJP and Mr. Modi's, charge against you is that you have been a weak prime minister. So, do you think, your party has a role to play in that projection of this view? Well, I do not believe that I have been a weak prime minister. That is for the historians to judge, and the BJP and its associates may say whatever they like, but if by strong prime minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in its prime minister. ये थी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू क्वेश्चन। बट नाउअडेज पीएम मोदी को वोकल और बोल्ड कहा जाता है, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने 0 ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। इंटरव्यूज होते हैं, पर वहां सवाल इकोनॉमी या चाइना पर नहीं होता है। सवाल होता है, आप तकते क्यों नहीं, या आप आम कैसे खाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। रिपोर्टर्स जैसे अर्नब गोस्वामी 2011 में पीएम से देवस डील पर वैलिड क्वेश्चंस करते थे। आज वही रिपोर्टर्स आपका स्टाइल समझने आता कहकर तारीफ करते हैं। आज कम्युनिकेशन सिर्फ 1 वे ट्रैफिक बन चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया।
आज जब हम मीडिया का हाल देखते हैं, जहां सवाल पूछने वाला को एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, तो लगता है कि वो सही थे। डिसीजन इज योर्स। आपको वो लो पिच की आवाज चाहिए जो मीडिया के वैलिड क्वेश्चंस का आंसर दे, या वो बोल्ड आवाज जो क्वेश्चन सुनना पसंद ही ना करे। यहाँ कांग्रेस एक क्लियर विनर है। एक पीएम थे जिन्होंने 10 सालों में 117 बार मीडिया के टफ सवालों को फेस किया, और दूसरी तरफ करंट पीएम है जिन्होंने 10 सालों में 0 ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फेस की। स्कोर इज प्रीटी क्लियर, कांग्रेस 2, बीजेपी 2। सेगमेंट 5, हैंडलिंग डिसेंट एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की स्पिरिट का टेस्ट बस इलेक्शंस के टाइम नहीं होता है। असली टेस्ट उस दिन होता है जब लोग गवर्नमेंट से परेशान होकर कॉन्फिडेंटली गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। तो आखिर डिसेंट है क्या? डिसेंट यानी गवर्नमेंट से डिसएग्री करना। हाउ डिड बोथ द गवर्नमेंट्स हैंडल दैट? सबसे पहले रिवाइंड करते हैं 2011 में, जब यूपीए की सरकार थी। लोग करप्शन के खिलाफ गुस्सा थे। अन्ना हजारे रामलीला मैदान में हंगर प्रोटेस्ट कर रहे थे और पूरे देश की मीडिया वहां थी। गवर्नमेंट वाज कॉर्नर्ड, बट फिर भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने अन्ना हजारे को एंटी नेशनल या फॉरेन एजेंट नहीं कहा। उन्होंने नेगोशिएशन की, पार्लियामेंट में डिबेट्स हुई और लोकपाल बिल पास हुआ। लोकपाल विधेयक राज्यसभा में चर्चा के बाद हुआ पास। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा इससे व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता। हाँ, वो कोalition वीक था, मगर डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम पूरी थी। गवर्नमेंट ने क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट किया और चीजें अच्छे से हैंडल करी। पर 2020-21 में हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या CAA NRC के लिए प्रोटेस्ट, तब पैटर्न पूरा चेंज हो गया। आज जब कोई प्रोटेस्ट करने वाले रोड्स पर आता है ना, तो सरकार का पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सवाल पूछने वाले को सीधा एंटी नेशनल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी ये सब डिक्लेयर कर दिया जाता है। डेटा देखिए, इंडिया आज इंटरनेट शटडाउन कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के बॉर्डर्स को इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरह सील कर दिया गया था। फर्क साफ है। कांग्रेस के टाइम पर प्रोटेस्ट को प्रेशर ग्रुप माना जाता था, आज प्रोटेस्ट को कॉन्स्पिरेसी माना जाता है। और ये इंटॉलरेंस सिर्फ प्रोटेस्ट में नहीं, पार्टी के अंदर भी दिखती है। यहाँ कांग्रेस को +1 देंगे। जब अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया तो कांग्रेस ने उन्हें एंटी नेशनल नहीं बोला, बल्कि लोकपाल बिल पास किया। आज अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर सीधा देशद्रोही का लेबल लगा दिया जाता है और इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो द स्कोर इज क्लियर, कांग्रेस 3 एंड बीजेपी 2। सेगमेंट 6, डिफेंस। नेशनल सिक्योरिटी कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं, एक मेजर इशू है। इंडिया के डिफेंस हिस्ट्री में 2 अलग चैप्टर्स हैं। एक कांग्रेस का, जिन्हें हम साइलेंट बिल्डर्स कहते हैं, और दूसरा बीजेपी का, जिन्हें हम अग्रेसिव वॉरियर्स कहते हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, डेटा का लेंस लगाकर देखते हैं कि बदला क्या है। सबसे पहले कांग्रेस का एरा, क्रेडिट्स देना जरूरी है। इंडिया का न्यूक्लियर बेस 1974 में इंदिरा गांधी ने रखा था। यूपीए के टाइम डिफेंस बजट $19 बिलियन से $38 बिलियन तक पहुंचा था। लेकिन प्रॉब्लम पैसा नहीं, इंटेंट थी। जब 26/11 हुआ, एवरीवन वाज एंग्री। पब्लिक एक्शन चाहती थी, पर यूपीए ने चूज किया स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। रिस्पॉन्सिबल तो हम बने, मगर कुछ लोगों ने हमें सॉफ्ट टारगेट समझ लिया। ऊपर से बोफोर्स स्कैंडल का डर था, व्हिच इज अ वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टीज ने चुपचाप रहना ही सही समझा। लेकिन 2014 के बाद डॉक्ट्राइन शिफ्ट हुई, व्हिच इज डिफेंस विद अग्रेशन। उरी अटैक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से मिला, लेकिन असली गेम चेंज हुआ पुलवामा के बाद। इंडिया ने इस बार अपने फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा, बल्कि 12 मिराज 2000 जेट्स भेजे। यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब एक न्यूक्लियर आर्म देश ने दूसरे के टेरिटरी में घुसकर मारा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बफ हमेशा के लिए टूट गया। सिर्फ जज्बा नहीं, इक्विपमेंट भी बदला। फ्रांस से राफेल, रशिया से S-400 सिस्टम, और इंडियन नेवी अब इंडियन ओशन की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है, ताकि दूसरा 24/11 के अटैकर्स समुद्र के रास्ता से ना आए। और इन सब का प्रूफ ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। ये पॉइंट बीजेपी का +1 है। जब 26/11 हुआ तो कांग्रेस गवर्नमेंट चुप हो गई, लेकिन जब पुलवामा हुआ तो बीजेपी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दुश्मन को घर में घुस के मारा। नेशनल सिक्योरिटी पर बीजेपी का स्टैंड ज्यादा स्ट्रांग है, एंड मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कांग्रेस 3 एंड बीजेपी 3। तो सवाल ये है, व्हाट वी वांट टू चूज, व्हिच गवर्नमेंट इज बेटर, एंड डू वी रियली हैव अ चॉइस? कलेक्टिव लीडरशिप की जगह मोदी शाह डुओपोली ने ले ली। डिमोनेटाइजेशन हो या लॉकडाउन, big decisions are taken by few people.
तो स्कोरबोर्ड 3-3 पर है एंड रिजल्ट टाई है, बट मेरे हिसाब से कुछ फैक्टर्स बीजेपी के फेवर में है और कुछ फैक्टर्स कांग्रेस के फेवर में है. Like for example, Congress had a fact that people had the right to protest. People weren't suppressed. जब अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया, he got what he wanted. But आज के टाइम में अगर मेरे को कुछ हुआ, can I peacefully protest? I don't think so. बट मेरे हिसाब से बीजेपी के भी कुछ एडवांटेजेस है, क्योंकि मेरे हिसाब से आई फील दैट नेशनल सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको कैसे लगेगा जब आप खुद के घर पे सेफ नहीं फील करोगे तो? लेकिन जब हम रियलिटी चेक करते हैं तो समझ आता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, इंडिया की पब्लिक कल भी सफर कर रही थी और आज भी सफर कर रहा है. एक तरफ बीजेपी है जिन्होंने सबका साथ सबका विकास बोला, लेकिन रियलिटी में हर अचीवमेंट को सिर्फ एक इवेंट और हेडलाइन बना दिया गया. दूसरी साइड कांग्रेस है जिन्होंने गरीबी हटाओ बोलते बोलते खुद अपनी डोमिनेंस खत्म कर दी. ना कोई नया फेस, ना नई बात, बस वही सेम फैमिली और वही सेम डायलॉग्स. सच ये है कि इलेक्शन के टाइम तो बड़े बड़े वादे होते हैं, पर पावर मिलते ही इनका एटीट्यूड हु केयर्स वाला हो जाता है. अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाता है और हम बस अपने फेवरेट पार्टी को डिफेंड करते आपस में लड़ते रह जाते हैं, जबकि सिचुएशन वैसे की वैसे रह जाती है. एंड द पीपल आर स्टक बिटवीन चूजिंग अ साइड. वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ काय, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. आज हमने पार्टी और पॉलिटिक्स की बात कर ली, लेकिन अगली वीडियो में हम फेसेस की बात करेंगे जो इन पार्टीज को चलाते हैं. अगली वीडियो में हम किसी पार्टी की मैनिफेस्टो नहीं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खोलेंगे. तो स्टे ट्यून कि आपका नेता लॉ मेकर है या लॉ ब्रेकर. दिस इज डॉक्टर योगेश टू मेक अ डिफरेंस इन द कंट्री. जय हिंद.